हम बिहार के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, बट नाउ आफ्टर द प्रीलिम्स अब हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस की जो एक अप्रोच होती है, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। ऑल राइट, हमने जिस अप्रोच से प्रीलिम्स पढ़ा है, हमें अब अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड हमें अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें बेसिकली देखो, बोला क्या जाता है, सोर्सेज आप सेम यूज कर सकते हो, बट आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिहार एपीओ मीन्स, कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मुझसे मेंस की गाइडेंस ले चुके हैं, बट कई स्टूडेंट्स जैसे आप लोग, जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने शायद अभी तक मे बी मेंस की गाइडेंस मुझसे नहीं लिया है, या फिर किसी से भी अभी तक आपने गाइडेंस नहीं लिया है। तो एक बेसिक पहले मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी समझा देती हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा रही हूँ, इट विल इंक्लूड ऑल दी पेपर्स। इसमें आपका लॉ पेपर, लैंग्वेज पेपर, जीके जीएस पेपर, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझा रही हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूं, क्योंकि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सो आज से ही वी विल बी स्टार्टिंग विथ बेसिकली दी प्रिपरेशन। अभी तक आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग ढंग से अभी तक प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आज से काइंडली स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। और आप अपनी प्रिपरेशन वैसे कर सकते हो जैसे मैं अभी आपको स्ट्रैटेजी समझा रही हूं। सो सी व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी मेंस की प्रिपरेशन करते हो, फिर बीट एनी स्टेट, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, और इसमें भी आप मेंस में एपीओ के मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, या फिर आप जुडिशरी के मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, डजंट मैटर। एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जो आपको सबको अपनानी होती है, एंड दैट इज पैरेलल प्रिपरेशन। पैरेलल प्रिपरेशन, देखो आप, पैरेलल प्रिपरेशन किसको बोला जाता है? पैरेलल प्रिपरेशन मींस कि यू कैन नॉट स्टार्ट विद लॉ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर मेंस, यू हैव टू टेक अ पैरेलल अप्रोच। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल। एंड पैरेलल अप्रोच का मतलब होता है यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दी सेगमेंट्स टुगेदर। सो आप फॉर एग्जाम्पल अगर 3 to 4 आवर्स अपने लॉ के सेगमेंट पे दे रहे हो, तो आपको साथ ही साथ इवन लैंग्वेज के भी सेगमेंट पे अराउंड 1.5 आवर डेली देना ही है। एंड अलोंग विद दैट आपको जीके जीएस के सेगमेंट में भी 1.5 to 2 आवर्स देने ही हैं, विच इंक्लूड्स बोथ स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट जीके बोथ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बिहार एपीओ या कोई भी एपीओ, जैसे मैं आपको बता रही हूं, कोई भी एपीओ की जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, योर प्रिपरेशन हैज टू बी पैरेलल। ये कभी मत सोचना कि पहले लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जीके जीएस पढ़ लेंगे या लैंग्वेज प्रैक्टिस लास्ट में कर लेंगे। वो टाइम कभी नहीं आएगा। द रीजन इज, अगर आप लॉ से स्टार्ट करते हो, लॉ अपने आप में, क्योंकि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज एंडलेस, तो कभी टाइम ही नहीं आ पाएगा कि आप जीके जीएस या लैंग्वेज को टाइम नहीं दे पाओगे। प्लस व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस प्रिपरेशन, हमारा एक मोटो जो होना चाहिए, हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो होना चाहिए अर्ली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। आपको सिलेबस को जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी कंप्लीट करो। ये मत सोचो कि एग्जाम डेट, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं, आपने कई जगहों से सुना होगा, कोई कह रहा है दिसंबर में एग्जाम होगा, कोई कह रहा है नवंबर में एग्जाम होगा। भूल जाओ, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है तब तक डू नॉट बिलीव अपॉन एनीथिंग। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग। बट हमें यह सोचना ही नहीं है कि दिसंबर में पेपर है तो हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करेंगे। नो, जितना ज्यादा आप पैरेलल प्रिपेयर करोगे, कि अगर एक दिन में मैंने अपने 3 से 4 घंटे लॉ को दिए हैं, और ये 3 से 4 घंटे जो लॉ के हैं, इट इंक्लूड्स लर्निंग एज वेल एज राइटिंग। सिमिलरली मैंने
1.5 से 2 घंटे अगर लैंग्वेज को दिए हैं, लर्निंग एज वेल एज राइटिंग, एंड 1.5 से 2 घंटे अगर मैंने जीके जीएस को दिए हैं, सिमिलरली यहां पे भी लर्निंग और राइटिंग दोनों को टाइम को हम काउंट करके चल रहे हैं। जितना ज्यादा आप पैरेलल पढ़ाई करोगे, एक दिन में तीनों सेगमेंट्स को कवर कर रहे हो अपने अपने डेडिकेटेड टाइम आवर्स के साथ, उतनी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। एंड ट्रस्ट मी, जितनी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। जितनी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन आप कर पाओगे बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज आपको बता रही हूं। जितने ज्यादा रिविजन आप करते हो उतना ही ज्यादा आपके माइंड में रिटेंशन होता है। एक बार पढ़ने से कभी किसी को कोई चीज याद नहीं होती, स्पेसिफिकली जीके जीएस या फिर सेक्शन नंबर्स, केसेस नेम्स एटसेट्रा। जितने मल्टीपल रीडिंग आप दोगे, जितनी बार उसको रीड करोगे, उतना ज्यादा प्रॉपरली आपका रिटेंशन होगा। और जितनी बार रीड करने का मतलब है जितने मल्टीपल रिविजन्स आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हो तो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें स्पीड भी बनानी है, क्योंकि वहां पे पेपर कंप्लीशन इज ऑल्सो द डिसाइडिंग क्राइटेरिया। बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूं कि जो मेंस में पेपर छोड़ के आ गया, दैट पर्सन इज ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। इसीलिए आपका ये भी एक मोटिव होना चाहिए दैट यू हैव टू कंप्लीट द पेपर। पेपर कंप्लीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर कंप्लीशन के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी, वो भी मैं आपको क्लासेस में बता दूंगी, आपको एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी है कि अगर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कितने मिनट्स में हमें लिखना होगा। वो सारी चीजें मैं आपको क्लासेस के साथ बताऊंगी। लेकिन अगर आपको किसी 10 मार्क्स के क्वेश्चन को फॉर एग्जाम्पल 8 to 9 मिनट्स में लिख के कंप्लीट करना है, तो 8 to 9 मिनट्स में लिखने का मतलब है कि वो 8 to 9 मिनट्स सिर्फ राइटिंग के नहीं है, वो 8 to 9 मिनट्स रीडिंग द क्वेश्चन प्लस अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्लस फ्रेमिंग द आंसर मेंटली प्लस एक्चुअली राइटिंग द क्वेश्चन, सबको मिला के 8 से 9 मिनट आपको लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन की डिमांड को समझना, अपने माइंड में एक आंसर फ्रेम करना कि इसमें हमें क्या लिखना है, और फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करना। और ये टाइम अगर आपको मिनिमम से मिनिमम करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके रिविजन्स प्रॉपर नहीं है तो वहां पे क्वेश्चन देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे कि यार इसमें क्या था, याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली मल्टीपल रिविजन्स करके गए हो, क्वेश्चन पढ़ते ही, सपोज फॉर एग्जांपल एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, तुरंत ये क्वेश्चन आ गया, आपने मल्टीपल रिविजन्स किए, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स आप राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपने इतना रिविजन किया है कि आपकी कॉपी, आपकी बैराक के पेजेस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। और जैसे ही वो वर्ड आपने देखा, वो क्वेश्चन आपने देखा, यू विल क्लियरली गो बैक टू योर नोटबुक, आप सीधे अपने नोटबुक के पेजेस पे जा सकते हो। इतना अच्छा रिवीजन हमें करना है ताकि वहां एग्जाम हॉल में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, ये अभी आपको लग रहा होगा कि मैम हमें सीधे पढ़ा दो, कोई नहीं, हमें नहीं जानना ये सब। बट एक्चुअली जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है सबसे पहले तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ना और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हो, only then you will be able to clear your means. Prelims में ये सब strategies की जरूरत नहीं होती है, because prelims is all about bare act. वहां पे bare act है, प्लस वहां पे आपको सिर्फ bubbles fill करने होते हैं जिसमें टाइम टेकिंग भी नहीं होता। बट जब हम मेंस की बात करते हैं, हमें लर्न भी करना है, हमें आंसर का फ्लो भी बनाना है, और हमें टाइम पे भी लिखना है ताकि पेपर कंप्लीट हो पाए। और कंप्लीशन के चक्कर में कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें कंटेंट भी देना है, मतलब क्वालिटी आंसर देना है, एग्जॉस्टिव आंसर देना है, सारी चीजें याद भी करनी है। क्योंकि प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस हैं, हम अगर एग्जैक्ट केस का नाम नहीं भी याद करते हैं, उसके फर्स्ट वाले नेम को याद कर लिया तो हमें ऑप्शन देख के याद आ जाता है। मेंस में ये सब नहीं चलेगा। मेंस में हमें क्लियरली सारी चीजों को लर्न करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्ट आंसर लिख सके। एंड सारी चीजों को लर्न करने के लिए यू हैव टू गिव मल्टीपल रिविजन्स, एंड फॉर मल्टीपल रिविजन्स यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स as early as possible। इसीलिए
ट्रस्ट मी, आपको पैरेलल स्टडी करनी चाहिए। मतलब अगर एक दिन में आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ये और ये भी साथ साथ में कवर करना है। उससे आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा और आप रिवीजन कर पाओगे। अब अगर बात करें लॉ की, तो आपका लॉ इंक्लूड्स बोथ मेजर एज वेल एज माइनर। क्योंकि आप लोगों ने अगर अपना सिलेबस देखा है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार बता देती हूं। आपका जनरल स्टडीज जीएस का पेपर होगा, इसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है बिहार एपीओ मेंस में, यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, इसके बाद यू हैव द पेपर फॉर लॉ। तो इसके बाद आपका लॉ का पेपर होता है, दैट इज आपका बीएनएस का पेपर, देन बीएनएसएस का पेपर, बीएसए का पेपर, और जो बीएनएसएस वाला होता है प्रोसीजरल लॉ बीएनएसएस, इट आल्सो इंक्लूड्स सीपीसी। तो बीएनएसएस प्लस सीपीसी, देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर, एंड देन लास्ट में यू हैव अन्य कानूनों का पेपर, दैट इज योर अदर लॉज, जो आपके माइनर लॉज हैं। तो आपका बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आ गए आपके मेजर लॉज में, और जो बाकी के आपके माइनर लॉज हैं वो भी पेपर्स आपको क्लियर करने हैं। इसके अलावा जीके जीएस का पेपर होता है एंड लैंग्वेज का पेपर होता है विच इंक्लूड्स बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अब देखो ये सारे पेपर्स हैं तो हमें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है। अब जब हम लॉ की प्रिपरेशन करेंगे मेजर एज वेल एज माइनर, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है? आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए अब से, और अब से का मतलब है आज से ही, दैट शुड बी आंसर राइटिंग। देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बता रही हूं, आंसर राइटिंग इज द की। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रॉपरली की है अपने मेंस के प्रिपरेशन में, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द मेंस, क्योंकि आंसर राइटिंग इज द अल्टीमेट की ऑफ सक्सेस। सो फॉर दैट पर्पस आंसर राइटिंग को प्लीज आप लोग प्रॉपरली करना। मेजर और माइनर लॉ में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप बेयर एक्ट को फोकस करो, और साथ साथ में आपके जो क्लास नोट्स होते हैं, आपने जो भी नोट्स तैयार किए हैं जब आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, आप अपने क्लास नोट्स को प्लस आप अपनी बेयर एक्ट को रेफर करो। अगर आप कोई बुक साथ में रेफर करना चाहते हो टेक्स्ट बुक, तो कोई एक टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट जितना ज्यादा लिमिटेड आप अपने रिसोर्सेस को रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा आंसर राइटिंग करना। क्योंकि अगर आपने अपने रिसोर्सेस को एक्सपैंड किया, 4-5 बुक्स में से पढ़ लेते हैं, तो आप पढ़ तो लोगे, कॉन्सेप्ट तो आपको आ जाएगा, बट आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। द रीजन इज आंसर तो हमें 10 मार्क्स का लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने उसके लिए 4 बुक्स पढ़ ली है, उस टाइम पे जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो आपके पास वो आपके सामने वो चारों बुक्स आएंगी आपके माइंड में। अब उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट किस में से लेना है, कौन सा पोर्शन कहां से लेना है, कैसे एक आंसर बनाना है, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। फॉर दैट पर्पस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डू नॉट एक्सपैंड योर रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को जितना लिमिटेड रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऑल राइट, और आपका मेजर फोकस, जैसे मैंने बोला, आपका मेजर फोकस होना चाहिए आंसर राइटिंग। और मैं आंसर राइटिंग के लिए आपको कैसे हेल्प करूंगी इन क्लासेस में, व्हाट आई विल डू, आई विल डील विद द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हम बीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीएनएस में जितने भी आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं सारे अपकमिंग जितने भी बीएनएस के लेक्चर्स हैं उसमें सारे बीएनएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। प्लस जितने भी मेंस के टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें मैं आपको एक सिनॉप्सिस बताती जाऊंगी साथ साथ में, कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आंसर में कंटेंट क्या लिखना है, तो उसका सिनॉप्सिस मैं आपको साथ साथ में तैयार करती चलूंगी। तो अगर आपके पास हर टॉपिक का सिनॉप्सिस होगा, आपके लिए आंसर लिखना बहुत इजी होगा, क्योंकि सिनॉप्सिस मैं आपको दे दूंगी, आपको सिर्फ उसको एक्सपैंड करके फुल फ्लेजेड आंसर बनाना होगा। मैं आपको एक एग्जॉस्टिव सिनॉप्सिस बना के दे दूंगी सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर आंसर राइटिंग। ये हमारी क्लास का फ्लो होगा। हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है उसका सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू। ऑल राइट, आपको सारे सिनॉप्सिस मेरे साथ नोट डाउन करने हैं सो दैट इट्स इजियर फॉर यू। आप ये लगा लो, आपके
10 to 20 आंसर्स बीएनएस के क्लास के साथ ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं जितने टॉपिक्स पढ़ाऊंगी सबके सिनॉप्सिस मैं आपको बताऊंगी। सिनॉप्सिस मतलब अगर इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपके आंसर के पॉइंटर्स क्या होने चाहिए, उसका सिनॉप्सिस हम तैयार कर लेंगे। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, मेरे दिए गए सिनॉप्सिस, उससे आपको एक फ्लो पता लग गया, बस उसको एक्सपैंड करके आपको आंसर फ्रेम करना होगा। दैट इज हाउ यू कैन। और आप ये क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। आज की क्लास में अगर मैंने आपको कोई सिनॉप्सिस बताए हैं तो नेक्स्ट क्लास पे आने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि उनके आंसर्स आप तैयार कर लो एंड देन ओनली कम टू द नेक्स्ट क्लास। सो दैट इज हाउ हम इस तरीके से करेंगे ताकि आप लर्निंग के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली क्लास के साथ करते चलो। कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसके क्लियर पॉइंट्स बता दूंगी। ऑल राइट, सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी लॉ पेपर, जो मैंने अभी आपको बताया। अब लॉ में सारे लॉज आ गए, मेजर माइनर सारे। इस यही अप्रोच आपको लेके चलनी है। लर्निंग आंसर राइटिंग, डू नॉट कीप अ काउंट कि मैंने इतने आंसर्स लिख लिए हैं। जितने आंसर्स लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उससे आपकी एक जो फ्लो बनता है आंसर का, कि एक आंसर पूछा गया तो उसका फ्लो क्या होना चाहिए, आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस आपकी स्पीड बनेगी। जब भी आंसर लिखो तो स्टॉप वॉच रख के लिखो, अपनी स्पीड बनानी है क्योंकि पेपर कंप्लीट भी करना है हमें। ऑल राइट, इसके साथ साथ आप लैंग्वेज पे भी फोकस करोगे, और लैंग्वेज के लिए जो भी आपका प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, वो सारी चीजें आपको फोकस करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों। मैं जो लैंग्वेज में आपको एक स्पेसिफिक चीज बता रही हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लैंग्वेज पेपर में आपका जो एसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, आपने अगर देखा होगा लैंग्वेज पेपर में एसे राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स एसे राइटिंग, देखो प्रेसी वगैरह तो आप कर लोगे, लेकिन एसे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। द रीजन इज एसे राइटिंग में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ऑल राइट, तो एसे में आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, आपका एसे बोरिंग नहीं होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए, आपका एसे एग्जॉस्टिव होना चाहिए, उसमें रिसेंट डेटा भी होना चाहिए, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। अब ये सारी चीजें अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में जाके आपको अचानक से आ जाएगी, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। एसे राइटिंग के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करके अपने पास तैयार करके रखनी पड़ेगी, और इसमें भी सी यू हैव टू प्ले स्मार्ट। एसे राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों, आप कुछ 25 to 30 टॉपिक्स पहले तो नोट डाउन कर लो। ये टॉपिक्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे अगर आप रिसर्च करोगे। अब 25 to 30 टॉपिक्स ये जो आप नोट डाउन कर रहे हो, इन 25 मैम आर यू नॉट प्रोवाइड क्लास नोट्स? यस, आई विल प्रोवाइड क्लास नोट्स, बट क्योंकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस में करना है, मैं आपको नोट्स दूंगी, लेकिन मैं जो आपको नोट्स दूंगी वो पूरे आंसर फॉर्म में होंगे। मैं जो आपको नोट्स दूंगी, अभी जो क्वेश्चन आया है कि आप नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसको मैं एग्जैक्टली नोट्स नहीं बोलूंगी, वो एक तरीके से आंसर का फ्लो होगा। क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हो आपको उसको उसी तरीके से पढ़ना है कि हमें इसका आंसर कैसे लिखना है। तो सिर्फ अगर मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी उसमें से फिर आप खुद आंसर बनाओगे, दैट इज डबल डबल मेहनत। तो मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसका मैं आपको आंसर का फ्लो बताऊंगी, कि आपको उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली अभी हमारे काम का सिर्फ वही चीज है। अभी अगर हम सोचे कि पहले तो हम डिटेल्ड नोट्स बना लेते हैं, फिर उसमें से हम फिल्ट्रेशन करके आंसर्स बनाएंगे, उससे डबल मेहनत लगेगी। इससे बेटर है मैं जब आपको पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ आपको रनिंग नोट्स लेने हैं। टॉपिक के एंड में मैं आपको एक आंसर का फ्लो बताऊंगी, वो एक तरीके के आपके नोट्स हैं, क्योंकि उससे आपके पास नोट्स भी आ गए और उससे आपके पास आंसर का फ्लो आ जाएगा कि इस टॉपिक पे आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि वही हमारा मेन फोकस है, आंसर राइटिंग हर टॉपिक पे। ऑल राइट, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया एसे राइटिंग में 25 to 30 टॉपिक्स आप निकाल के रख लो, और ये 25 से 30 टॉपिक्स इट शुड इंक्लूड बोथ, फर्स्ट इट शुड इंक्लूड द रीसेंट टॉपिक्स एंड सेकंड इट शुड इंक्लूड द एवरग्रीन टॉपिक्स। रीसेंट और एवरग्रीन दोनों टॉपिक्स के आप
कुछ टॉपिक्स के लिस्ट बना लो और उसमें भी आंसर के जैसे आप हर टॉपिक का एक सिनॉप्सिस तैयार कर लो रिसर्च करके कि इस पे अगर ऐसे आएगा तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, कॉजेज, इफेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, नंबर ऑफ केसेस, उसमें कुछ केसेस है तो केसेस के नाम, सिनॉप्सिस तैयार करके रख लो और उसी में प्रैक्टिस पर्पस के लिए उसी 25-30 में से 7 से 8 एसेज जो हैं उनके सिनॉप्सिस बनाने के साथ साथ उनके फुल फ्लेजेड राइटिंग की भी प्रैक्टिस करो, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपके जो एसे हैं वो तैयार हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ उन्हीं एसेज के लिए कुछ कोटेशंस और कुछ स्लोगन्स की एक लिस्ट तैयार कर लो। अब देखो इसमें भी आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। वुमेन रिलेटेड 2 से 3 स्लोगन्स, चाइल्ड रिलेटेड 2 से 3 कोटेशंस, एनवायरमेंट रिलेटेड 2 से 3 कोटेशंस, ऐसी एक लिस्ट बना लो। अब एनवायरमेंट पे आपने सपोज 2 कोटेशंस निकाल ली हैं, लर्न कर ली हैं। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन आएगा तो भी वो लिख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो भी वो लिख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा तो भी वो लिख सकते हो। सेम अप्लाइज अपॉन दी अदर टॉपिक्स, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने एस्से को लाइवली बनाओगे स्लोगन्स ऐड करके, केस लॉज ऐड करके, स्टैटिस्टिकल डेटा ऐड करके, उतने ही ज्यादा आपको एस्से में मार्क्स मिलेंगे। ब्लैंड एस्से लिखोगे वो बहुत ऑर्डिनरी होगा, एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए जितने ज्यादा स्टार फीचर्स अपने आंसर्स में, एस्सेज में ऐड करोगे उतने ज्यादा मेरिट में आने के आपके चांसेस ब्राइट होते जाएंगे, ये चीज याद रखो। ऑल राइट, इसके बाद देखो अब बात करेंगे हम जीके जीएस की। तो जीके जीएस में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो सोर्सेज आपने अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में रखे थे फॉर जीके जीएस, आप सेम सोर्सेज रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पढ़ी थी तो आप उसी को रिवाइज कर सकते हो। बस अब उसको पीवाईक्यू, उसको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग नहीं, अब उसको आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन अब क्योंकि हमें उसमें आंसर, और अगर आपने बिहार एपीओ का पेपर देखा है जीके जीएस के जो पीवाईक्यूज है, बहुत ज्यादा फुल फ्लेजेड आंसर्स जीके जीएस में लिखने के लिए नहीं आते। इट्स लाइक ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर और वन लाइन आंसर्स। इसीलिए जीके जीएस के मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है हमें। इट्स मोर लाइक प्रीलिम्स ओनली, क्योंकि यहां पे आपको वन वर्ड आंसर देना है, वन लाइन आंसर देना है, 50 वर्ड्स का आंसर देना है, एटसेट्रा। बहुत ज्यादा लॉ के जैसे फुल फ्लेजेड आंसर्स नहीं लिखने। इसीलिए जो प्रीलिम्स के लिए आपने सोर्स यूज किया था, अगर आपने लूसेंट यूज की थी आप उसको यूज करो, अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण यूज की थी आप उसको यूज करो, अगर आपने कोई भी और एनसीईआरटी यूज की थी आप उसको यूज कर सकते हो। बट अब थोड़ा सा उसको कंटेंट वाइज पढ़ना, क्योंकि अब आपको उसमें आंसर लिखने होंगे। बट उतना भी ज्यादा हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जीके जीएस के पेपर में वन लाइनर, टू लाइनर, वन वर्ड टाइप के आंसर्स, क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। प्लस जब हम करंट अफेयर्स, स्टैटिक और करंट दोनों आपको पढ़ने हैं, तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे जीके जीएस के पेपर में, तो वहां पे करंट अफेयर्स कोशिश करो प्रीवियस 1 ईयर के, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में 8 to 9 मंथ्स के पढ़े होंगे। मेंस के लिए यू हैव टू डू प्रीवियस 1 ईयर, तो अभी से प्रीवियस 1 ईयर के करंट अफेयर्स पढ़ लो और वो पढ़ते रहोगे आप टिल एग्जाम। उसको पढ़ने की अप्रोच भी आपकी सेम होगी। अब आपको उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप वन लाइनर ही सही बट कुछ कंटेंट लिख पाओ। सो यू कैन कीप दीज रिसोर्सेज सेम, बट उस रिसोर्सेज को पढ़ने की अप्रोच चेंज कर दो, अब मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर जीके जीएस प्रिपरेशन। और ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे आप पैरेलली करोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अब इनमें आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजी बनाने में कोई डाउट हो रहा है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू समझ आया कि बिहार एपीओ मेंस के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रही, लैंग्वेज में भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जीके जीएस में भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर आपका आएगा इन योर मेंस एग्जामिनेशन, एंड ट्रस्ट मी इट इज द डिसाइडिंग क्राइटेरिया। उसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज जस्ट एन एडिशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपने कितने
लेवल से मार्क्स या फिर जो भी आपका कट ऑफ गया होगा मेंस का, मेंस एग्जाम के बाद आप उस कट ऑफ से कितना ऊपर हो, बीच में मार्जिन कितना है, वो डिसाइड करता है कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आओगे या नहीं। मेंस में जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, आपका जो सिलेक्शन है उसकी सर्टेनिटी और स्ट्रांग होती जाएगी। और मेंस ऐसी चीज है जो टोटली आपके हाथ में, देखो इंटरव्यूअर पैनल के हाथ में होता है, बट मेंस एग्जामिनेशन आपके हाथ में होता है। आप जितना ज्यादा एग्जॉस्टिव और क्वालिटी आंसर उनको दोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब क्वालिटी आंसर लिखने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने आंसर में लिखनी होती है, लाइक पॉलिसी, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हो, डू नॉट स्टार्ट इट डायरेक्टली, राइट द पॉलिसी फर्स्ट। उसकी पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस और द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, उससे आंसर को स्टार्ट करो। कोई लैंडमार्क केस लिख रहे हो तो उसमें कोशिश करो, जैसे केशवानंदा भारती एंड मेनका गांधी, डीके बसु, ये लैंडमार्क केसेस हैं, इनमें कोशिश करो द जज हु प्रोनाउंस द जजमेंट, द ऑनरेबल जस्टिस, अगर तो उनका नाम याद कर सकते हो, याद कर रहे हो तो वो मेंशन करो। इंटरलिंकेजेस लिखो, ऐसी कुछ चीजें अगर आप अपने आंसर में ऐड करते हो तो इट गिव्स अ वेरी अट्रैक्टिव लुक टू योर आंसर। और जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है, उसको आपका आंसर डेफिनेटली ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के आंसर से बहुत डिफरेंट लगेगा। तो अगर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज ही इज गिविंग 6 आउट ऑफ 10, तो आपका एक चेरी फैक्टर ऐड होने की वजह से यू विल डेफिनेटली गेट 7 आउट ऑफ 10। और ऐसे ही एक एक 1.5 मार्क्स का जब आप एज हर आंसर में दूसरों से लेते जाओगे, वैसे ही आप मेरिट में आ जाओगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू, मतलब देखो, मैं पहले ये चीज मानती थी कि हार्डवर्क करना पड़ता है, बट आज की डेट में हार्डवर्क इज सब्सटीट्यूटेड विद स्मार्ट वर्क। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। आप भी अगर एग्जामिनर होते तो एज अ ह्यूमन आपको भी क्या चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी क्या चाहिए, आपको भी यही चाहिए कि आपको एक ऐसी आंसर शीट दिखे जिसमें कुछ डिफरेंट है। मतलब अगर अरेस्ट पे क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट्स ने, तब से मैं 100 कॉपीज चेक कर चुकी, सबने सीधा अरेस्ट से स्टार्ट किया है बीएनएसएस सेक्शन 35 से, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा अचानक से मेरे पास कॉपी आई जिसने आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, दैट इज द पॉलिसी ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उससे स्टार्ट किया। तो मेरे लिए वो कुछ डिफरेंट है, दिस इज समथिंग, दिस इज अ चेरी ऑन द टॉप। मैं डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने एवरेज मार्क्स दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक एज में स्टूडेंट को दूंगी। और इसी तरीके से आप मेरिट में आते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये जो टैक्स हैं, ये आपको तभी आएंगे जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको मास्टर कर सकते हो। और ये 1 दिन 2 दिन में नहीं आता, ये ग्रेजुअली आएगा। इसीलिए प्लीज डू दी राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट अलोंग विद द लर्निंग। ऑल राइट, नाउ एक क्वेश्चन आया है, okay ma'am, please suggest how many law subjects should we target on daily basis and answer check कैसे करवाएं। ओके, आंसर चेकिंग के लिए मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगी एक बार कंफर्म करके कि आप किस तरीके से, बिकॉज जनरली जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं ऑनलाइन के लिए, कि आप जो भी आंसर लिखते हो आप अपने ऐप पे, जो आपका दृष्टि लर्निंग ऐप है, आप उस पर अपलोड कर सकते हो। और जब आप उस पर अपलोड करोगे तो वो मेंटोर्स की टीम के पास जाता है, और वो दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंस मेंटोर्स, तो वो उसको चेक करके आपको रिवर्ट करते हैं। ऑल राइट, जनरल मैकेनिज्म ये होता है जो हम फॉलो करते हैं फॉर ऑनलाइन, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करके आई लेट यू नो। प्लस अगर बात की जाए कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को हमें टारगेट करना है, सो एक दिन में मैं आपको यही बोलूंगी, लॉ में आप 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, एक मेजर एक माइनर। 2 मेजर एक साथ लेके मत चलो, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है और आपको जीके जीएस भी पढ़ना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप एक टाइम पे एक मेजर एक माइनर लेके चलो, दैट वुड बी इजियर फॉर यू, ताकि आप उसके साथ साथ लैंग्वेज और जीके को भी कवर कर पाओ। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट, कि एक साथ 2 मेजर सब्जेक्ट्स लेके मत चलो, एक मेजर एक माइनर, दैट्स इट, प्लस लैंग्वेज प्लस जीके जीएस। ये आपका डेली बेसिस का टारगेट होना चाहिए। डेली बेसिस पे खुद को टारगेट दो कि मुझे आज
ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और जैसे ही वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए उसके आगे टिक टिक लगाते जाओ। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा कि हाँ आज हमने पढ़ाई की है। वरना आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ तो लेते हैं बट एमलेस पढ़ाई करते हैं, उनको नहीं पता आज मुझे क्या पढ़ना है, ये मिल गया ये पढ़ लिया, ये मिल गया ये पढ़ लिया। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि आज कुछ पढ़ा भी है या नहीं। जितना टारगेटेड स्टडी करोगे, अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, उतनी ज्यादा आपको खुद को मोटिवेशन आएगा, एंड दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल राइट, और ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूं, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैं अपनी मर्जी से आपको बोल दे रही हूं कुछ भी। ये ऐसी चीजें हैं जब मैं भी आपकी आज से बहुत साल पहले, बहुत ही ज्यादा टाइम पहले, जब मैं भी एस्पिरेंट हुआ करती थी फॉर जुडिशरी, फॉर द अदर एग्जाम्स, ये मेरी स्ट्रैटेजी भी होती थी, एंड ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी है हुआ क्रैक्ड वेरियस एग्जामिनेशंस। सो दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। एक्चुअली जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो इसी तरीके से अपनी एक अप्रोच, ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच बताई है। अब आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, बट जो मोटी मोटी बात मुझे बतानी है वो ये है कि सारी चीजों को पैरेलली लेके चलो, तभी कोर्स कंप्लीट होगा।